हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर अनुराग साहू। क्लिनिकल फार्मेसी ट्यूटोरियल की फ्री क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। लेटेस्ट ट्यूटोरियल के लिए आप मुझसे ईमेल, टेलीग्राम के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम न्यू टॉपिक कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फार्माकोजेनोमिक्स गाइडेड अप्रोच टू अवॉइडिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। नोट्स खुद बना लीजिए। ये जो लेक्चर है ये एक रिसर्च रिव्यू आर्टिकल है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड बायोफार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड है। जो एग्जाम में आएगा वो हम पार्ट देखेंगे। ये एक रिसर्च आर्टिकल है, उसके थ्रू मैं आपको पढ़ा देता हूँ बिकॉज इसका सिलेबस ज़्यादा नहीं है कहीं पर भी। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे कि क्या फार्माकोजेनोमिक्स एडीआर रिलेटेड क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे। आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और ध्यान से इसके जो इसको नोट डाउन करते रहिए जिससे आपके पर्सनल नोट्स बन जाएं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो है इसमें मेजर कॉज ऑफ पेशेंट मॉर्बिलिटी एंड मॉर्टेलिटी जो है। एडवर्स इफेक्ट में क्या होता है कि मेजर कॉज होते हैं, पेशेंट के साथ मॉर्बिलिटी होती है और मॉर्टेलिटी होती है। आगे लिख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट है ये। फार्माकोजेनोमिक्स इज द स्टडी हाउ टू individuals response to drug is affected by genetic mutation at the genomic level। तो एक ड्रग है वो क्या करती है, जेनेटिक म्यूटेशन के थ्रू जीनोम्स में एक लेवल में एक जेनेटिक म्यूटेशन कॉज कर देती है। तो उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, फार्माकोजेनोमिक्स एडीआर, एडवर्स ड्रग अवॉइडिंग ड्रग रिएक्शंस जो है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का है जो अवॉइड करते हैं। आगे है पॉलीमॉर्फिज्म इज जेनेटिक इनकोडिंग ड्रग मेटाबोलाइज एंजाइम। इसमें होता ही है कि पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू जीन में इनकोडेड हो जाती है ड्रग और मेटाबोलाइज कर देती है एंजाइम्स को, जिसके कारण क्या होता है, साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। कहाँ पर, एक तो रिसेप्टर एंड एंजाइम्स पर। एक्योरेंस ऑफ एडीआर, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आते हैं। इन सब को जो देखती है मेन, वो देखती है कौन सी एक स्टडीज है, उसको बोलते हैं जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज, गोवास करके है। ये पर्टिकुलर इन सब चीजों को देखती है, इतना डीप में स्टडी करती है। आगे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में मैंने पूरा डिटेल में यहाँ पर बताया है, तो इसको मैं बता देता हूँ। पब्लिक हेल्थ ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इज मेडिकल केयर। जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पब्लिक हेल्थ, बिकॉज प्रैक्टिस का पार्ट है। एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट या क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स, इसमें ही मेन इनका फोकस यहीं पर रहता है, यही प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर्स जितने भी होते हैं क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स। तो यहाँ पर उसी की बात चल रही है कि मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स इज मेडिकल केयर सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग थेराप्यूटिक इफेक्ट कैन ऑल्सो गिव राइज टू अनवांटेड एडीआर। और उसके कारण क्या होता है कि एक थेराप्यूटिक इफेक्ट के कारण एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आते हैं। कौन से, फार्मास्यूटिकल एजेंट्स में एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो कॉज करते हैं। एंड पेशेंट, इसके कारण क्या होता है, पेशेंट मॉर्बिलिटी, मॉर्टेलिटी एंड एक्सेस मेडिकल केयर एक्सपेंडिचर्स दैट वेरिएबिलिटी ऑफ ड्रग रिस्पॉन्स फॉर पेशेंट टू पेशेंट इज मेजर प्रॉब्लम इज क्लिनिकल प्रैक्टिस। मतलब ड्रग के कारण क्या होता है कि बहुत सारे मौतें भी हो जाती हैं और बहुत सारे साइड इफेक्ट भी आ जाते हैं, और इसी कारण बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर, पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। आगे लिखा हुआ है, इंडिविजुअल टू सेवर और fetal ADR has been extensively examined in hospital in patient। तो ये जो ADRs है ये सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स में देखे जाते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की जो केस रिपोर्ट्स है वो हमें हमेशा आपने देखा होगा कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन सेंटर जितने भी होते हैं या ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर जितने भी होते हैं हॉस्पिटल्स में, वहाँ पर इसको हम मॉनिटर करते हैं। तो उसी की केस रिपोर्ट बताइए कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। और जो एक मेटा एनालिसिस के अंदर आता है, मैंने एक बार और आपको बताया था कि मेटा एनालिसिस क्या होता है, जहां पर लार्ज स्केल पे रिसर्च स्टडी होती है ड्रग्स पर। मेटा एनालिसिस ऑफ 39, ये पूरा बताया हुआ है कि 39 प्रोस्पेक्टिव स्टडीज फ्रॉम हॉस्पिटल्स इन यूएसए की बात है यहाँ पर, और जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन में जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, सीरियस जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो 6.7% ऑफ हॉस्पिटल्स में है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा और दिया हुआ है कि एडीआर मॉनिटरिंग कितने % है, कितना केस रिपोर्ट है, जो इतना कंपलसरी नहीं है एज अ एग्जामिनेशन, आरजीपीवी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर WHO डिफाइन करता है, WHO के अकॉर्डिंग जो एडीआर की डेफिनेशन डिसाइड की गई थी 1972 में डिसाइड की गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन ऑफ एन एडीआर 1972 इज अ रिस्पॉन्स टू अ ड्रग दैट इज नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड एंड occurs at dose normally used in men for the prophylaxis, diagnosis or therapy of disease and or for modification of physiological function। एक ड्रग लेते हैं, ड्रग लेने के बाद क्या होता है कि एक नॉक्सियस और अनइंटेंडेड इफेक्ट आता है बॉडी पर, जो किसके थ्रू आ सकता है। आपने कोई ड्रग प्रोफाइलैक्सिस में ली है, पेशेंट ने प्रोफाइलैक्सिस में ली है, पहले से जैसे एंटी मलेरिया के लिए हम एक प्रोफाइलैक्सिस ड्रग ले लेते हैं, तो उसमें ली है, तो उसमें भी कोई अनइंटेंडेड नॉक्सियस इफेक्ट आ सकता है। डायग्नोसिस पर्पस में भी ले सकते हैं कोई ड्रग, यूरिन क्रेटिनिन वगैरह के लिए जब कोई टेस्ट लगाते हैं तब हम डायग्नोसिस के लिए देते हैं। और जनरली फार्माकोलॉजी में बहुत सारी ड्रग्स हैं जो अब हम लेते हैं तब भी क्या होता है, एक साइड इफेक्ट बहुत सारे आते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि क्या होता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन में। एक मेडिसिन एक डिसीज को दूर तो कर रही है, लेकिन एक अनइंटेंडेड फंक्शन भी हो जाता है जिसको फिजियोलॉजिकल फंक्शन चेंज हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एडीआर कैन आल्सो डिफाइंड। फिर ये दिया हुआ है कि फर्दर मोर एंड एडीआर कैन आल्सो डिफाइंड, ये एक डेफिनेशन है। देन उसके बाद अदर डेफिनेशन है, डिफाइन एज द एप्रिसिएबिलिटी, हार्मफुल और अनप्लीजेंट रिएक्शन। एक है नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड और एक है क्या, हार्मफुल और अनप्लीजेंट रिएक्शंस रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंटरवेंशंस रिलेटेड टू अ यूज ऑफ अ मेडिसिनल प्रोडक्ट विच प्रेडिक्ट hazard from future administrative and warranted preventive और specific treatment। ये और काय के लिए होता है, जितने भी मेडिकल प्रोडक्ट हैं उसमें भी एक अनप्लीजेंट रिएक्शंस होती हैं और कुछ हजार्ड्स, उसके कारण बहुत सारे हजार्ड हो जाते हैं, अनप्रेडिक्टेबल या प्रेडिक्टेबल हजार्ड्स आ जाते हैं। और जो क्या होता है, एक डिपेंडेंट करता है डोज पर भी, तो ट्रीटमेंट है और अल्टरनेट ऑफ द डोज रेजिमेंट और विड्रॉवल ऑफ द प्रोडक्ट। तो तीन चार चीजों से आता है। एक तो एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से आता है, दूसरी बार आता है काई की वजह से कि एक प्रोडक्ट मेडिकल प्रोडक्ट लिया उसके इफेक्ट आ रहे हैं, वो भी कैसे, एक अनवांटेड या अनप्लीजेंट इफेक्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट है अल्टरेशन, ड्रग को जो अल्टरेशन करते हैं उसकी वजह से आता है। दूसरी बात, यदि डोज ज्यादा कर दिया तब भी बहुत सारे साइड इफेक्ट आते हैं। और जब ड्रग एक एडिक्टेड ड्रग हो गई है, ड्रग को बहुत टाइम से ले रहे हैं और उसको छोड़ रहे हैं, तो जो विड्रॉवल सिंड्रोम्स आएंगे प्रोडक्ट के, वो भी एक साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट के अंदर काउंट होता है, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। इसके बाद यहाँ पे आगे दिया हुआ है क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार बता देता हूं। द इम्प्लियंस द बीन टू डिवाइडेड एडीआर इज टू मेजर कैटेगरी। बेसिकली टू मेजर कैटेगरी में हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था। टाइप ए कैटेगरी एग्योमेटेड और टाइप बी बिजर, इसको बोलते हैं बिजर। तो टाइप ए जो रिएक्शंस आर कंसिडर्ड टू बी कॉमन, प्रेडिक्टेबल एंड कैन अकर इन इंडिविजुअल इट कॉन्ट्रास्ट। तो ये क्या है, एक कॉमन है, टाइप ए जो ए टाइप का है वो कॉमन है, और टाइप बी जो है सीरियस है, मतलब रिएक्शन आर अनकॉमन अनप्रेडिक्टेबल। ये कॉमन और प्रेडिक्टेबल है। जो टाइप ए रिएक्शंस है एडीआर की वो प्रेडिक्टेबल है और कॉमन है। टाइप बी जो है वो अनकॉमन अनप्रेडिक्टेबल है, ओनली अकर बाय एक्सेप्टेबल इंडिविजुअल्स। जो सबसे ज्यादा होता है, जो टाइप ए है उसका परसेंटेज हम देखेंगे तो 25 to 40%, 45 ऑफ द पेशेंट उसमें होता है जिसकी नो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जिसमें क्या है कि प्रेडिक्टेबल है। क्यों प्रेडिक्टेबल है? बिकॉज ये ऑलरेडी रिसर्च में पता रहता है कि ये सिम्टम्स तो आएंगे, जो नो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन के हिसाब से उसके साइड इफेक्ट मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो हैं वो पता होते हैं, जो 25 to 45% लोगों में आते हैं। फिर
फिर उसके बाद जो है टाइप बी रिएक्शंस है, इसको बोलते हैं इडियोसिंक्रेटिक ड्रग्स रिएक्शन, इसी को बोलते हैं इडियोसिंक्रेटिक ड्रग रिएक्शन। इसमें इसको कोई कैन नॉट बी जस्टिफाई, मतलब इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये हर पेशेंट की बॉडी के हिसाब से अलग अलग एरियाज प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल या इडियोसिंक्रेटिक। तो बेसिस ऑफ द ड्रग फार्माकोलॉजिकल एक्शन, लेकिन इसका भी जो होगा बेसिस क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ही होगा बॉडी पर। बट इसका दूसरा कारण भी क्या है, शो नो एप्रोप्रिएट डोज रिस्पॉन्स रिलेशन, मतलब कुछ क्या है कि डोज रिस्पॉन्स जो रिलेशन है वो अनएप्रोप्रिएट होता है, उसके कारण भी एडीआर आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं अनडिस्कवर्ड हाई और अनडिस्कवर्ड रहते हैं। इसका जो जितना भी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट है एडीआर है वो अनडिस्कवर्ड रहता है और हाई मोर्टेलिटी रहती है। हाई मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर सबसे ज्यादा होगी इसी में, ये क्योंकि सीरियस साइड इफेक्ट है। देन आगे फिर ये दो तो मैन हैं जो कॉमनली काउंट किए गए हैं, इसके अलावा और भी हैं जो टाइप्स हैं, इसमें आप चाहो तो लिख सकते हैं एग्जाम्स में। टाइप सी कंटिन्यूइंग मतलब क्या होगा कि जिसको साइड इफेक्ट कंटिन्यू आ रहे हैं, दवाई भी लेता जा रहा है या तो औषधि मेडिसिन भी लेता जा रहा है और कंटिन्यूइंग साइड इफेक्ट आ रहे हैं। फिर डी जो है डिलेड रिएक्शन, एक कंटिन्यू रिएक्शंस, ये रिएक्शंस की एक्चुअली बात चल रही है, तो जो यहाँ पर जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो है कंटिन्यू एडवर्स रिएक्शन, रैशेज आ रहे हैं आ ही रहे हैं, मतलब कोई एलर्जिक रिएक्शंस हो रही है, छींक आ रही है, खांसी आ रही है, तो वो कंटिन्यू आ ही रही है, तो उसको बोले उसको सी कैटेगरी में लाएंगे। ज़्यादा हाई सेंसिटिव नहीं है, लेकिन सीरियस रिएक्शंस नहीं है, ज़्यादा सीरियसली रिएक्शन नहीं है, टाइप बी के अंतर्गत नहीं है, लेकिन ये टाइप सी है तो कंटिन्यू बनी हुई है हल्की फुल्की। फिर जो टाइप डी है ये डिलेड है रिएक्शंस है। टाइप ई रिएक्शंस एंड ऑफ यूज, एंड टाइप ई का मतलब क्या है, एंड ऑफ यूज मतलब टाइप ई रिएक्शंस मतलब एंड ऑफ यूज मतलब इसका क्या होगा कि कोई जो पेशेंट है, अब वो पेशेंट दवाई ले रहा है, अब उसको वो छोड़ रहा है, तो विड्रॉवल सिंड्रोम के कारण आ रही है। मेडिसिन को जब छोड़ते हैं तो कोई ना कोई ऐसा साइड इफेक्ट आता है, हो सकता है किसी को टॉयलेट ना लगे, हो सकता है किसी को भूख ना लगे, हो सकता है किसी का सिर दर्द करे, तो अलग अलग टाइप से रिएक्शंस, किसी की आंखें लाल हो जाती हैं। अभी तो ऐसा बहुत सारी देखा गया है कि अभी अल्कोहल मार्केट में नहीं मिल रही है तो लोगों को विड्रॉवल सिंड्रोम आ रहे हैं, कई लोग मिले हैं जो अल्कोहल की क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में ये सब चीज़ें हुई, तो ये एक एग्जांपल है जहां पर उनको क्या हो रहा है, टाइप ई टाइप की जो सीरियस रिएक्शंस आ रही हैं उसको बोलते हैं एंड ऑफ यूज। ये लिखा हुआ है आगे एसोसिएटेड विद द विड्रॉवल ऑफ द मेडिसिन, तो किसी भी कंपाउंड को, मेडिकल प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट होगा जिसको छोड़ेंगे नहीं तो एक साइड इफेक्ट आएगा, वो आता है टाइप ई के अंदर, ये आप ध्यान रखिए, पूछा जाता है। आगे फिर है टाइप एफ फेलियर, तो टाइप एफ फेलियर मतलब क्या कि अब कोई दवाई है वो फेल हो गई है, मतलब कि जैसे एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स में क्या होता है कि एक दवाई दी, अब वो काम करना बंद कर दी, उसका साइड अब उसका क्या हो रहा है, साइड इफेक्ट आ रहा है, मतलब उसने अपना जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई, तो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है तो अब वो फेल हो गई, तो अब आपको या पेशेंट को और डोज देना पड़ेगा, और डोज लेगा और फेलियर हो जाएगा, और डोज लेना पड़ेगा, तो ये टाइप एफ के अंदर आता है। टाइप जी जेनेटिक जीनोमिक्स, जिसको अभी हम काउंट कर रहे हैं वो जेनेटिक जीनोम्स टाइप जी रिएक्शंस के अंदर आता है, तो जो अपन अभी कंटिन्यू जो लेक्चर चल रहा है उसके बेस पर टाइप जी के अंदर आता है। एंड टाइप एच हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का है टाइप एच, मतलब कि कोई भी ड्रग ले रहा है और ड्रग के कारण क्या हो रहा है कि रैशेज आ रहे हैं, बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शंस हो रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे टाइप एच रिएक्शंस। तो ये देख लीजिएगा टाइप्स इसके एच तक हैं और आगे टाइप आप खुद बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू आरजीपीवी। ठीक है, आगे फिर है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ जीन्स आर एसोसिएटेड विद द अकोरेंस ऑफ एडीआर। तो अब जो जेनेटिक लेवल पे जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है तो उसके बारे में यहाँ पर आप डिस्कस किया है, मेन टॉपिक आपका ये है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा। एप्रोप्रिएट ऑफ एडीआर कंसिडर्ड टू बी नॉन प्रिवेंटेबल इंडिविजुअल ऑफ ड्रग थेराप्यूटिक बेस और जेनेटिक इंफॉर्मेशन based on genetic information and applicable known as फार्माकोजेनेटिक्स एंड फार्माकोजेनोमिक्स। मतलब कि यहाँ पर यही इन्होंने बताया है कि जो एक इंडिविजुअल थेरेपी है, इंडिविजुअल ऑफ ड्रग थेरेपी बेस्ड ऑन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो वो क्या करती है, एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पे कोड हो जाती है और उसके कारण
को बोलते हैं, उस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं फार्माकोजेनेटिक्स। तो ये फार्माकोजेनेटिक्स की सिंपल डेफिनेशन है कि ड्रग थेरेपी बेस्ड ऑन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यदि एक ड्रग दी जा रही है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के थ्रू बनाई गई है, जेनेटिकली चेंज के लिए, तो उसको बोलेंगे जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड फार्माकोजेनोमिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स वाज इंट्रोड्यूस इन 1950 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एडीआर could be linked to generally determined variation in enzyme activity। एंजाइम एक्टिविटी के लिए डिफाइन किया गया था जनरली डिटरमाइंड वेरिएशंस ऑफ इन एंजाइम एक्टिविटी। फिर आगे लिखा है, इस चीज को छोड़ देते हैं, आगे कुछ इंडिकेशन ऑफ, अब कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि किस तरीके से ये जो एडीआर है ये अब जेनेटिकली एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो शो हो रही हैं वो किसके थ्रू हो रही हैं, एक एंजाइम के लिए, एंजाइम की वजह से हो रही हैं, या एक और अपन ने चीज देखी थी एंजाइम, या यहां पर लिखा है एंजाइम, या ठीक है, अभी देखते हैं आगे आएगा। तो एंजाइम्स के जनरली डिटरमाइंड वेरियस ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज, तो एंजाइम की वजह से हो रही है, तो एंजाइम का इंडक्शन हो रहा है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, एग्जांपल ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आ रहे हैं फार्माकोजेनेटिक बेसिस पे। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि किसी भी ह्यूमन एनिमल्स में मेडिसिन ले रहा है तो उसकी जीनोम्स में इनकोडिंग हो जा रही है, और इनकोडिंग के कारण क्या हो रहा है कि उसकी जेनेटिक लेवल पे मॉडिफिकेशन होने के कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारी डिसीज बन रही है, मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रही है कुछ ड्रग के कारण। तो उसको बोलते हैं जेनेटिक लेवल पे यदि एडवर्स ड्रग आ रहा है तो उसको ही हम बोलेंगे फार्माकोजेनोमिक्स एडीआर। तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये दिया हुआ है इन इंगेशन ऑफ फ्यू। अब यहां पर एग्जांपल्स हैं, तो ये एग्जांपल लिखना, डेफिनेशन लिखना जरूरी है, और यहां पर एग्जांपल लिखना जरूरी है। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे फिर देन आप यहां से एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे इंगेशन ऑफ फ्यू बीन्स, फावा बीन्स, इंगेशन ऑफ फावा बीन्स, ये क्या कॉज करती है, लीडिंग टू रेड सेल हीमोलाइसिस। ये क्या करती है, रेड सेल हीमोलाइसिस करती है। हीमोलाइसिस वाज डिस्क्राइब विथ प्राइमाक्विनान, और जो हीमोलाइसिस है उसकी वजह से जो डिस्क्राइब है प्राइमाक्विनान करती, प्राइमाक्विनान रेड सेल हीमोलाइसिस प्रोड्यूस करती है, और इंगेशन ऑफ फावा बीन्स। इसके बाद दिया हुआ है जो प्राइमाक्विनान है वो एंटी मलेरियल एजेंट है, और वो क्या करती है कि वो भी हीमोलाइसिस करती है, डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। मतलब ये जो कौन सी डिफिशियंसी करती है, ये करती है डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर देन आगे लिखा है प्रोलोंगेशन एपोनिया। तो ये जो प्रोलोंगेशन अपोनिया है ये अलग अलग टाइप की डिसीज है, ऊपर वाली अलग है, ये प्राइमाक्विनान एंटी मलेरियल ड्रग है जो डेफिशिएंसी दे रही है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर प्रोलोंगेशन अपोनिया है, ये किसके ट्रीटमेंट के कारण होती है, सिक्सोमेथोनियम एक निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज टू इंडिविजुअल मसल रिलैक्सेंट एंड शॉर्ट टर्म प्रोफाइलैक्सिस में यूज करते हैं इसको। तो इसका जो एडीआर है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, वो प्रोलोंगेड एपोनिया है। ऐसे ही जो आगे है इनहेरिटेड डिफिशियंसी ऑफ ब्यूटाइल कोलिनिस्ट्रेज। तो ये भी एक डिफिशियंसी है जो क्या करती है, ये भी यही ड्रग करती है, कौन सी, सेक्सामेथोनियम, ये भी यही प्रोड्यूस करती है। फिर देन है पेरिफेरल नेफ्रोपैथी, जो पेरिफेरल नेक्स्ट एग्जांपल है पेरिफेरल नेफ्रोपैथी, ये आइसोनियाजाइड कॉज करती है। तो आइसोनियाजाइड का आप देख लीजिएगा। ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस जो यूज करते हैं अपन में ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो ये और इसका कारण क्या है, इनहेरिटेड डिफिशियंसी ऑफ एन एसिटाइलेशन ऑफ ड्रग्स। तो इनहेरिटेड डिफिशियंसी ऑफ एन एसिटाइलेशन ऑफ ड्रग्स के कारण होती है। और आगे लिखा है कॉल्ड एसिटाइलेटर्स। तो क्या काज करेगी, स्लो एसिटाइलेटर्स का काम करेगी। एडीआर सचाज और अदर एडीआर्स हैं, ये तो सीरियस एडीआर्स हैं जो टाइप बी के अंदर आते हैं, जो सीरियस एडीआर्स देते हैं टाइप बी के अंदर। कुछ एडीआर्स अदर एडीआर्स हैं जो जेनोमिक्स के अंदर आते हैं, मतलब जेनोमिक जो जितनी भी ड्रग होती हैं उसके अंदर आते हैं। एडीआर सच एज नोजिया, डिप्लोपिया,
blurred vision after engagement of anti-arrhythmic and oxytocin है ना, oxytocin ड्रग, serpentine और incapacitating orthostatic hypotension आफ्टर द यूज ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो ये भी जेनोमिक लेवल की एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है, तो इसको भी देख लीजिएगा, ये भी लिख दीजिएगा यहाँ पे। डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम साइटोक्रोम P450 2D C/P2D6। मतलब अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो मॉडिफिकेशंस है वहां पर कहाँ पे हो रहा है, जेनेटिक लेवल पे पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम किस एंजाइम्स पे काम करेगी, अपन यहाँ पे एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, तो एंजाइम्स मेन एंजाइम्स ही है, तो एंजाइम्स से ही रिसेप्टर, हाँ रिसेप्टर और एंजाइम, तो यहाँ पर मेन एंजाइम है। तो एंजाइम्स के लेवल पे कौन सा एंजाइम है, साइटोक्रोम P450 2D6 CYP2D6, शॉर्ट में इसको बोलते हैं CYP2D6 और फुल फॉर्म इसका है साइटोक्रोम P450 2D6। तो ये जो है ये नॉर्मली इन जो ऊपर डिसीज दी हुई है इसके लिए, इन डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है किसी ऐसी ड्रग जो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करती है। आगे साइटोक्रोम P450 के अंदर जो है 27 टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं जो 59% ऑफ मेटाबोलाइज बाय द लीस्ट ऑन C1 साइटोक्रोम। मतलब 27 ड्रग्स ऐसी हैं जो पूरी फार्माकोलॉजी में, इससे ज़्यादा भी हो गई होंगी, ये पुराना रिसर्च है, तो इसमें 59% ऑफ मेटाबोलाइज करती हैं साइटोक्रोम्स को, जिसके कारण क्या होता है, रिड्यूस एंजाइम एक्टिविटी, और एंजाइम एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है जिसके कारण क्या होगा, एडवर्स रिएक्शंस आएंगे बहुत सारे। फिर पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ CYP2 C9 CYP C19 एंड CYP2D6, ये भी कौन से हैं, साइटोक्रोम के टाइप हैं। यहाँ पे भी पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है, तो उसके कारण भी जेनेटिक लेवल पे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस शो होने लगती हैं। इसके कारण कौन कौन सी डिसीज होंगी, एक कोरियन पेशेंट था, उसके ऊपर यदि ये स्टडी की गई थी, तो वहाँ पर जीनोटाइप्स करके चेंज आए थे, उसको जीनोटाइप हो गए, जीनोटाइप ADRs आया था, जिसमें स्किन रिएक्शन ऑफ फिनेंटोइन कंपेयर्ड विथ नॉन एक्सपोज्ड कंट्रोल CYP2C92 और 3 जीनोटाइप्स एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक ब्लीडिंग। तो इन जो पर्टिकुलर ये जो साइटोक्रोम्स हैं, साइटोक्रोम 2C92, तो इसके वजह से रिस्क एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आ गया था, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग एपिसोड्स आफ्टर NSAIDs। एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सेलिकोकॉक्सिब, डाइक्लोफेनिक, आइबुप्रोफेन, एंडोमेथासिन, आयरोनॉक्सिकैम, पेरोक्सिकैम और नॉन पेरोक्सिकैम। ये जो जितनी ड्रग्स हैं ये पूरी NSAIDs की ड्रग हैं और ये कॉज करती हैं गैस्ट्रिक ब्लीडिंग। तो आपने देखा होगा बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गैस्ट्रिक ब्लीडिंग की वजह से ही वो डेथ्स हो जाती हैं, जो इसमें लिखा हुआ है 82% ऑफ पेशेंट वी विल टाइप ऑफ CYP2C19। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आ जाती हैं। फिर एग्जांपल दिया टैमोक्सिफेन, एडवर्स इफेक्ट इंक्लूडिंग वीनस थ्रोम्बोसिस एंड एंडोमेटेरियल कैंसर, ये भी कॉज करता है। फेज 2 एंजाइम एन अब ये था साइटोक्रोम्स के बेसिस पे, क्योंकि अब हम जेनोमिक्स पढ़ रहे हैं, तो जेनोमिक्स में होता ये है कि जेनेटिक लेवल पे जब भी चेंज आएंगे जब उसके कोई कंपाउंड में, मतलब बॉडी में जो भी कंपाउंड है उसके बेसिस पे ही चेंज आएंगे और उसी की वजह से जेनेटिक मॉडिफिकेशंस होगा, तो उसकी वजह से ही फिर आगे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस शो होंगी। तो अभी था ये साइटोक्रोम के बेसिस पे कि कुछ ड्रग साइटोक्रोम को डिग्रेडेट कर रही हैं, तो उसकी वजह से जो एंजाइम इंडक्शन या एंजाइम रिडक्शन कर रही हैं उसकी वजह से एडवर्स रिएक्शन। अब यहाँ पर जो पॉलीमॉर्फिज्म है तो वहां पर टाइप 2 एंजाइम N-एसिटाइल ट्रांसफरेज जो है NAT2 पर काम कर रहे हैं, तो NAT2 पे यदि कोई डिग्रेडेशन होगा तो वहां पर ADR रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वहां पर जो NAT2 पर है, मतलब N-एसिटाइल ट्रांसफरेज 2 जो है, उस पर यदि पॉलीमॉर्फिज्म होता है तो उसकी वजह से ADR जो आ रहे हैं वो कौन कौन से ड्रग के कारण आ रहे हैं, आइसोनियाजाइड, डेप्सोन एंड
सल्फोनियाजाइड है, फिर इंक्रीज द रिस्क ऑफ, ये जो तीनों ड्रग्स हैं ये काय के रिस्क करती हैं, रीनोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। आइसोनियाजाइड मेटाबोलाइज करती है किसको, नेट2 को मेटाबोलाइज करती है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करती है। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए सल्फोनामाइड्स भी है जो हाइड्रोलिन इंड्यूस टॉक्सिसिटी को प्रोड्यूस करती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 6-mercaptopurine, जो 6-mercaptopurine है वो क्या करेगी, साइटोटॉक्सिक थायोगोइनॉन न्यूक्लियोटाइड, ये जो है एडवर्स इस तरीके का एक एडवर्स इफेक्ट शो करेगी जो सीवियर हेमेटोपियोटिक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी। मतलब ये तो कर रही है, ये जेनेटिक लेवल पे कर रही है, साइटोटॉक्सिक थायोगोइनिन न्यूक्लियोटाइड, ये जेनेटिक लेवल पे कर रही है, लेकिन जो सिम्टोमेटिक जो दिखेगा वो क्या कर दिखेगा, सेवरल हेमोटोपियोटिक टॉक्सिसिटी। फिर यहाँ पर अब डायरेक्ट ड्रग की बात कर रहे हैं कि जो डायरेक्ट ड्रग हैं जो जीन्स पर डायरेक्ट अटैक करती हैं और डायरेक्ट फार्माकोजिनोमिक्स एडीआर शो करती हैं। तो वहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जीन्स प्रोटीन ने यहाँ और ऑलरेडी लिखा हुआ है, हाँ बीटा-2 एड्रेनर्जिक जो ड्रग है वो ड्रग एफिकेसी एंड टॉक्सिसिटी एग्जाम्पल क्या है, जीन्स के प्रोटीन में क्या करती हैं, ड्रग एफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी को प्रोड्यूस करती हैं। तो बीटा-2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो ड्रग है कौन सी है, ये क्या कर, जितना भी बीटा-2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स वाली ड्रग्स हैं वो म्यूटेशन कॉज करती हैं, कहाँ पर, ARG और GLY, ये एमिनो एसिड्स हैं, इन एमिनो एसिड्स में 16 एमिनो एसिड्स में चेंजेस करती हैं और उसकी वजह से क्या होता है, डाउन रेगुलेशन शो होता है। और डाउन रेगुलेशन आपने पढ़ा होगा, डाउन रेगुलेशन अप रेगुलेशन, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिएगा यदि किसी लेक्चर में, और मैं इसके बारे में बता दूंगा। तो डाउन रेगुलेशन शो करती हैं और इसकी वजह से क्या होती है, फिनोटाइप चेंज आते हैं, क्रिएट ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी, अस्थमेटिक फिनोटाइप क्रिएटिंग ब्रोंकल हाइपर एक्टिविटी शो होती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं। आगे दिया हुआ है, ये हेडिंग डाल लीजिएगा, जेनेटिक म्यूटेशन ऑफ जीन दैट प्रेसिपिटेट ADR, जेनेटिक म्यूटिफिकेशन परमानेंटली। ये तो क्या है कि ये लोकल लेवल पे है, लेकिन अब जो है ये परमानेंट लेवल पे जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कर देती हैं ये कुछ ड्रग्स। तो यहाँ पर देखिए ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन, ये हायर रिस्क ऑफ हाइड्रोलाजीन इंड्यूस ल्यूपस इन पेशेंट HLA-DRA4 पॉजिटिव, ये पूरा दिया हुआ है कि ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन जो है इसको क्या करती हैं, डिग्रेडेड, मतलब इस तरीके की HLA क्रिएट करती हैं, हायर रिस्क ऑफ हाइड्रोलाजीन इंड्यूस, मतलब जो हाइड्रोलाजीन जो ड्रग है वो ल्यूपस इन पेशेंट और प्री डिस्पोजिशन ऑफ ADR। तो इसकी वजह से बहुत सारे ADR आ जाते हैं जेनेटिक लेवल पे, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस चालू हो जाता है। फॉर एबाकवीर जो है, जो पोटेंट HIV की ड्रग है, पोटेंट HIV है, HIV1 रिवर्सिबल ट्रांसक्रिप्टेड इनहिबिटर, पोटेंट HIV1 ट्रांसक्रिप्टेड रिवर्सिबल ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, जो ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, HIV में, ह्यूमन इम्यूनो वायरस में यूज करते हैं। एंड लाइफ थ्रेटिंग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब लाइफ थ्रेटिंग मतलब ये इसलिए है कि ये इतनी खतरनाक होती है कि इससे बहुत ज़्यादा डेथ भी हो जाती हैं जो लोग जिनको एड्स या HIV पॉजिटिव्स जो लोग होते हैं। तो यहाँ पर लाइफ थ्रेटिंग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं। मेजर हिस्टोकम्पलेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिस्टोकम्प्लोमेक्सी कॉम्प्लेक्स क्रिएट होते हैं। यहाँ पर एडवांस जेनेटिक टेस्टिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ पर अब ये जो है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये जेनेटिक लेवल पे, तो ये जो सब बताई गई हैं वो कहाँ पर इनका एप्लीकेशन, मतलब इनकी जो दवाइयों के बारे में या जितनी भी मेडिसिन के बारे में, ADR के बारे में रिसर्च होती है और इसके बारे में देखते हैं, वो देखता है GWAS, 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 एडवांस जेनेटिक टेस्टिंग टेक्नोलॉजी जेनोमिक वाइड एसोसिएशन स्टडी, इसके तहत ये सब की जाती हैं। फिर आता है फार्माकोजेनेमिक गाइडेड अप्रोच टू अवॉइडिंग ADR। तो यहाँ पर गोल क्या है, गोल ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग प्रोवाइड द इंडिविजुअल विथ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ टू द ड्रग रिस्पॉन्स एंड वाइड डूइंग रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंसिंग एन ADRs। तो यहाँ पर अब क्या है, कुछ ऐसे इन्होंने गोल डिसाइड किए हैं जो जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू
इसको इम्प्रूव किया गया है, जिसके कारण क्या है कि हमारा गोल क्या होना चाहिए कि पेशेंट को एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कम आने चाहिए। किसकी वजह से? कुछ ऐसी जो ड्रग्स हैं जो एडवर्स जीनोमिक्स के थ्रू चेंज कर रही हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस शो हो रहे हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए फार्माकोजेनेटिक्स, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन, अल्ट्रा रैपिड मेटाबोलाइजर एंड नॉर्मल मेटाबोलाइजर एंड पुअर मेटाबोलाइजर, तो इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है। FDA अप्रूव्ड द फर्स्ट जीनोटाइप टेस्ट, कुछ इनने लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में देखा है कि यदि इस तरीके की कोई रिएक्शंस आती हैं कोई ड्रग में, पहले आपको डोज देना है, डोज देने के बाद यदि इस तरीके की रिएक्शंस आती हैं तो आप उस ड्रग को बंद करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट शो कर रही हैं। तो इनने कुछ टेस्ट बनाए हैं जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किए हैं। फर्स्ट जीनोटाइप टेस्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए है, यूज ऑफ फिजिशियन गाइड फॉर द ड्रग मेटाबॉलिज्म साइटोक्रोम P450। ये पूरा टेस्ट का नाम है एम्प्लीचिप C/P450 टेस्ट इन DNA माइक्रो एरे। इस पूरे टेस्ट से आप देख सकते हैं कि उसके साइटोक्रोम P450 पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। यदि उसके इफेक्ट साइटोक्रोम्स पर इफेक्ट पड़ रहा है तो उस ड्रग को कहीं ना कहीं हमको विड्रॉ करना पड़ेगा या अदर कोई ड्रग यूज करेंगे। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है, विद द नॉलेज ऑफ फार्माकोजेनेटिक्स टेकन टू अवॉइड ADR, पेशेंट अवॉइड पॉलीफार्मेसी, पेशेंट अवॉइड पॉलीफार्मेसी। ये पॉलीफार्मेसी क्या होता है? पेशेंट अवॉइड पॉलीफार्मेसी, इसमें लिखा है कि मल्टी ड्रग जो होती हैं, मतलब कि बहुत सारी जो दवाइयाँ होती हैं उसके कारण भी ये जो जीनोमेट ADRs होते हैं वो आते हैं, तो उसी के बारे में दिया हुआ है फार्माकोजेनेमिक गाइड अप्रोच ऑफ अवॉइडिंग ADR। तो हमको यदि फार्माकोजेनेमिक टाइप कि यदि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को रोकना है तो वहां पे हमको पॉलीफार्मेसी को रोकना पड़ेगा। पॉलीफार्मेसी मतलब होता है एक से अधिक दवाओं का लेना, तो एक से अधिक दवाएं ले रहे हैं, मल्टी ड्रग ले रहे हैं, 4-4, 5-5 प्रकार की दवाइयां ले रहे हैं, तो उसके कारण भी बहुत सारी इस तरीके की डिफिशियंसी देखी गई है। तो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन बिफोर प्रिस्क्राइबिंग एनी ड्रग, फिजिशियन शुड बी अवेयर ऑफ इंडिविजुअल हिस्ट्री इंड्यूसिंग ड्रग यूज हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री एंड एलर्जी। मतलब ये सब चीजें देखना है पहले ड्रग यूज ऑफ हिस्ट्री, कोई ड्रग ऑलरेडी वो ले तो नहीं रहा है, उसकी खुद की इंडिविजुअल हिस्ट्री की कोई प्रॉब्लम उसको ऑलरेडी पहले से तो नहीं है, और कोई घर में ऐसा जेनेटिक पर्सन तो नहीं है, फैमिली में कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है, किसी को ज़्यादा एलर्जी तो नहीं है किसी ड्रग से, तो इस तरीके की पूरी इंफॉर्मेशन उससे लेनी। बॉडी वेट एंड हेल्थ स्टेटस सच आ रीनल फंक्शन। तो और दूसरी बात क्या है, साइटोक्रोम P450 दो जगह प्रेजेंट होता है मोस्टली, लीवर में और रीनल में। रीनल फंक्शन तो जितना भी रीनल में मोस्टली इसमें लिखा है रीनल में, तो लीवर में और रीनल में दोनों जगह साइटोक्रोम प्रेजेंट होता है, तो वहां पर भी हमें उसका हेल्थ स्टेटस देखना चाहिए, बॉडी वेट और हेल्थ स्टेटस के थ्रू कि किस तरीके से वो हेल्दी है कि नहीं है, उसको ये दवाइयाँ सूट कर रही हैं कि नहीं है। फिर आगे लिखा है कंक्लूजन क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन आर अ मेजर प्रॉब्लम इन सोसाइटी एंड आर कॉस्टिंग द मेडिकल इंडस्ट्री। तो ये सब दिया हुआ है कि बहुत कॉस्टिंग होती है, इसको रोकना किसी भी तरीके से चाहिए, दवाइयों का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात क्या है, दवाइयों का जो भी साइड इफेक्ट है उसको कम करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन है। ADR आर वेरिएशन इन ड्रग रिस्पॉन्स इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स फैक्टर्स। मतलब इसमें क्या है कि जो ADRs है एक पर्सन टू पर्सन वेरिएट करता है, कुछ किसी को हो सकता है ADR ना आए, किसी को एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आ जाए, मतलब जेनेटिक लेवल की जिसकी बात चल रही है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो उसके फैक्टर पे डिपेंड करता है। फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, पेशेंट की एज हो सकती है, छोटा है ना, मतलब जेरियाट्रिक्स है, पेडियाट्रिक्स है, कि नॉर्मल एज का है, यंग एज का है, तो जेनेटिक पेशेंट की एज पे डिपेंड करता है, वो फीमेल है कि मेल है, तो इस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि फीमेल में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पे फीमेल में हार्मोन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं, हार्मोन्स के कारण बहुत सारी ड्रग्स का साइड इफेक्ट बहुत जल्दी आता है और कॉम्प्लेक्सेशन भी होता है। ड्रग हार्मोन इंटरेक्शन आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर ड्रग हार्मोन इंटरेक्शन के कारण बहुत ज़्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो होते हैं, तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। सेकंड चीज़, प्रेगनेंसी में, वुमेन्स की प्रेगनेंसी में या अदर जो फैक्टर मैचुरेशन फैक्टर्स हैं वहाँ पे भी ये सब चीज़ें काम करती हैं, तो वहाँ पर भी ड्रग का साइड इफेक्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शंस बहुत काम करता है। बॉडी वेट, यहाँ पे बॉडी वेट भी है, प्रेगनेंस वुमेन है,
ओबेस पेशेंट है तो वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा तो ड्रग का साइड इफेक्ट या अदर एंजाइम्स के लेवल बढ़ जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। और जैसे प्रेग्नेंट वूमेन है तो वहाँ पर क्या होंगे, हार्मोन्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, और ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा तो वहाँ पर एंजाइम्स ज़्यादा रहेंगे, और एंजाइम ज़्यादा रहेंगे तो एंजाइम इंडक्शन ज़्यादा होगा और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ज़्यादा आएंगे। ऐसे न्यूट्रिशन वैल्यू है कि अब वेट में देखा जाए तो कोई पतला व्यक्ति है, बहुत थिन, बहुत कम वेट का है, या उसका बॉडी वेट बहुत कम है, तो वो भी क्या है, एडवर्स इफेक्ट आएगा, उसकी ऑर्गन पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, उसके जीन्स पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन उसके अंदर बहुत कम है, और बहुत ज़्यादा उसमें ब्लड की कमी है, ब्लड लॉस है, तो न्यूट्रिशन ज़्यादा नहीं है, तो भी क्या होगा, उसको साइड इफेक्ट ज़्यादा गिरेंगे, ऑर्गन फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी, इसके कारण क्या होगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन आएगा। ऑर्गन फंक्शन, इसके बाद यही है कि ऑर्गन फंक्शन पे डायरेक्ट इफेक्ट भी कर सकते हैं, जो करती ही हैं मोस्टली दवाएं, ऑर्गन इफेक्ट ही करती हैं, लीवर डैमेज करना, किडनी डैमेज करना, स्टमक फंक्शनिंग, अदर पैनक्रियाट पे इफेक्ट करना, तो ये एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आते हैं। इन्फेक्शन क्या है कि कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन ऑलरेडी उसके अंदर है, आप कोई ऐसी ड्रग दे दी जो ऑलरेडी साइड इफेक्ट शो कर रही है और इन्फेक्शन को कम ना करके इन्फेक्शन को बढ़ा रही है, मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर इन्फेक्शन की बात है। को मेडिकेशंस मतलब क्या, दवाइयों के ऊपर दवाइयाँ लेना, तो डबल डोज लेना, ट्रिपल डोज लेना, या दवाई को बंद करके दूसरी दवाई लेना, तीसरी दवाई लेना, बार बार दवाइयों को चेंज करना, वो होता है को मेडिकेशन। तो को मेडिकेशन की वजह से भी क्या होते हैं, बहुत सारे एरियाज आते हैं, लाइफ स्टाइल वेरिएबल्स सच एज स्मोकिंग एंड एल्कोहल। तो लाइफ स्टाइल वेरिएबल्स एंड क्या होते हैं, आपने देखा ही होगा, स्मोकिंग एंड एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल इज अ एंजाइम इंडक्शंस। ये क्या करता है, लीवर के एंजाइम्स को, साइटोक्रोम P450 को इंड्यूस करता है, मतलब बढ़ा देता है, और बढ़ाने के कारण क्या होगा कि रिएक्शन, सीधी बात है, कोई ड्रग यदि उसको अब ये इंड्यूस कर रहा है और कोई ड्रग उसको डिक्रीज कर रही है तो क्या होगा, कॉन्ट्राइंडिकेशंस आएंगे और लीवर पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, लीवर डैमेज होगा। स्मोकिंग भी ऐसा ही है, पूरा लंग्स इन्फेक्शन, लंग्स के साथ एंजाइम के साथ रिएक्शंस करके जेनेटिक मॉडिफिकेशंस को देता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जेनेटिकली प्रॉब्लम्स होती है, माँ बाप से आई होती है, ये स्मोकिंग और एल्कोहल की वजह से। तो आप देख सकते हैं ये बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं, और भी रिस्क फैक्टर हैं, आप देख सकते हैं आगे। पुअर प्रिस्क्राइबिंग बिहेवियर, तो ये जब फार्मेसी प्रैक्टिस का पूरा पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पुअर प्रिस्क्राइबिंग बिहेवियर, जो अनरेशनल ड्रग चल रही हैं, ज़्यादा दवाइयाँ दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी जेनेटिक इफेक्ट आता है। इफेक्ट प्रिस्क्राइबिंग इनअप्रोप्रिएट डोज, तो डोज यदि नहीं दिया है, डायरेक्ट दे दिया है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आएंगे। प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशंस, जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस या को प्रिस्क्राइबिंग टू ड्रग्स, तो ये सब दिया हुआ है यहाँ पे कि एडीआरस के बहुत सारे कारण होते हैं। आगे लिखा है पोटेंशियल इंटरेक्शन में भी रिजल्ट इन एडीआर। तो दोस्तों ये है, और इन्वायरमेंटल, ये कुछ और भी चीज़ें दी हुई हैं, तो इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और ये टॉपिक्स आपका यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ कि एडीआरस जो अपना जो टॉपिक था, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस रिलेटेड टू जेनोमिक्स, फार्माकोजेनोमिक्स रिलेटेड टू एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, तो इसको भी अच्छे से आप लिख के आ जाइएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।